नमस्कार, आप देख रहे हैं thelalantop.com। रूहानी के साथ मैं फ़िलहाल नागपुर में हूँ। नागपुर में जिस जगह हम हैं यह है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर। हमने अभी एक बातचीत हम आपको वो दिखा चुके हैं जिसमें हमने आपका जो सर्वहारा वर्ग है यहाँ का और आसपास के पूरे विदर्भ का जो जीएमसी आता है और उसकी पटरियों पर बैठ के अपने पेशेंट के इलाज का इंतज़ार करता है, उनका अनुभव हमने आपसे बांटा। अब हम नागपुर के मिडिल क्लास से भी बात करके समझना चाहते हैं कि उनके अनुभव कोविड को लेकर के कैसे रहे हैं पहले और बाद में। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम करण खुबरागड़े है। मैं नागपुर का रहने वाला हूँ। यही मेरी स्कूल है जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। तो सर, ये जो अभी ये सेकेंड वेव का स्पाइक आया है नागपुर में, और नागपुर में कहा गया कि महाराष्ट्र में सबसे ख़राब हालत नागपुर में रही है। 19, 20, 21 तारीख का तो स्पेशली लोग नाम ले रहे हैं कि बहुत सारी डेथ्स यहाँ पे हुई हैं। आपके यहाँ पे क्या किसी को कोविड हुआ? अगर हुआ तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे? सर, जो सेकंड स्पाइक आया उसके बाद तो हालत धीरे धीरे जो आई। जब फर्स्ट टाइम आया तब मेरे डैड को, जब उनका 2 मार्च को उनका वैक्सीन फर्स्ट डोज हो चुका था, उसके बाद जब वो कुछ काम से बाहर गए थे उसी वक्त पे वो शायद इन्फेक्ट हो गए और उसके बाद वो 12th या 13th को वो बीमार हुए। तो उनका बाद में सोने लग गए। हमको लगा कुछ तकलीफ़ नहीं है उतनी ज़्यादा, लेकिन जब टेस्ट कराया तो उनका HRCT रिपोर्ट थोड़ा सा ज़्यादा था, इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा था। तो उस हिसाब से फिर बाद में जब उनको एडमिट किया तो हमको बेड्स के लिए काफ़ी मारामारी हुई। सबसे पहले यहीं पे पास में एक ऑरेस हॉस्पिटल है, वहाँ आए थे हम लोग। वहाँ पे बेड नहीं मिला उनको, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम आपको इंजेक्शन दे देते हैं, आप लेके जाइए पेशेंट को, और सेकेंड डे जब आप रजिस्टर कर दीजिए, अगर बेड अवेलेबल हो जाता है तो हम आपको कॉल करेंगे, उसके बाद आपके पिताजी को एडमिट कीजिएगा। बट फिर भी पेशेंट थोड़े, क्योंकि मेरे डैड काफ़ी, उनको इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा था, तो हमने थोड़ा सा और कहीं ना किसी को कॉल कर करके बाद में जब पता किया तो एक बेड मुझे खाली मिला था ऑरेंज सिटी हॉस्पिटल में। तो वहाँ उनको एडमिट किया गया और वहाँ उनकी ट्रीटमेंट शुरू हुई। तो शुरुआती टाइम पे मेरा जो एक्सपीरियंस है सर, अगर मैं बताऊँ उस हिसाब से, तो जब शुरुआत हुई थी तब काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में थी। मतलब जैन फेब यहाँ ठीक था? जैन फेब में ठीक था। ऑलमोस्ट सेकेंड वेव का स्टार्टिंग में भी ठीक था जब पेशेंट अर्ली स्टेज में आ रहे थे। आफ्टर दैट, उसके बाद में जब पेशेंट्स एकदम से बढ़ने लग गए, जब बहुत ज़्यादा स्पाइक हुआ उसका, यानी एकदम एक्सप्लोड होने लग गया, उसके बाद से तो फैसिलिटीज़ धीरे करके कम होती गई। सबसे पहले मेरे डैड जब ठीक हुए, डिस्चार्ज हुए, तो मेरी बुआ का लड़का, उसको भी वो एडमिट हुआ। ही इज़ 45 ईयर्स। अभी वो 15 से 16 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होके वो अभी रिलीज़ हुआ है। उसके लिए मुझे रेमडेसिविर के लिए ढूंढना पड़ा। जो रेमडेसिविर हम 1000-1200 की आती है, या प्राइवेट में 4500 की आती है, उसके लिए 15000 की खरीदी। उसके बाद में दूसरे बार में जब, यानी हर एक दिन एक ये आपने फिर पैसा ये ब्लैक में आपको देना पड़ रहा था? जी, ब्लैक में खरीदा। पहले 15000 का खरीदा। उसके बाद में दूसरे दिन और हमने पूछा, क्योंकि रोज़ हमको एक प्रिस्क्रिप्शन पे लिख दिया जाता था कि हमारे यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है, हम बहुत, अगर कोई क्रिटिकल है उसको देना चाहते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद अगर जो कम सीवियर है उनको देंगे। एक चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, जैसे आप बिल्कुल अपनी बात पूरी कीजिएगा। जब ये कहा जाता है कि रेमडेसिविर की अवेलेबिलिटी है ही नहीं और वो पूरी तरह से गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रूट की जाएगी या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रूट की जाएगी जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है पेशेंट टू पेशेंट बेसिस पे और उसकी सिवियरिटी को देखते हुए, तो ब्लैक मार्केट में आती मतलब आप लोग बिल्कुल आप अपने मरीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे थे और जायज़ था जो आपने किया, लेकिन वो आपको वो रूट्स कहाँ से पता चलते थे कि कौन वो लोग होते थे जो अरेंज कराते थे आपके लिए? उनके बैकग्राउंड या उनके काम वाम के बारे में कोई आइडिया लगा आपको कि ये लोग कौन है जो दिलवा रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, जब मेरी जो बहन है, यानी जो बुआ की लड़की है, उन्होंने कहा था कि मुझे ही खुद अप्रोच किया गया था सबसे पहले हॉस्पिटल में ही। जब मैं ढूंढ रही थी चीज़ों को, जब कोई कॉल कर रहे थे, आजू बाजू में से कोई एक आया, उन्होंने कहा था कि मेरे पास इंजेक्शन अवेलेबल है हॉस्पिटल के अंदर ही। तो उन्होंने कहा था, सॉरी हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा क्योंकि और किसी को अगर ठीक है तकलीफ हो नेक्स्ट टाइम तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास में है अवेलेबल, लेकिन इतने रेट का है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग फिर भी ट्राई कर रहे थे कहीं ना कहीं से बाहर से कुछ मिल जाए, कुछ हो जाए, लेकिन हो नहीं पाया था सर। इस वजह से फिर हमको वहाँ से ख़रीदना पड़ा। उसका सेकंड डे पे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, जब सेकंड टू थर्ड डे पे जब जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ रही थी कि रेमडेसिविर नहीं मिल पा रही है, मैंने देखा है 30,000 में एक इंजेक्शन सर, 30,000 में एक इंजेक्शन मिल रहा था। तो
वो कहते हैं कि उस वक्त पे मरता क्या नहीं करता है। तो मेरे कुछ और रिलेटिव्स उन्होंने 30,000 में तक के ख़रीदी थी। तो ये तो बहुत बुरा हाल था उस वक्त पे, ऐसा सब तो सिचुएशन था सर। और अभी जब ये अप्रैल का महीना ख़त्म हो गया, 30 अप्रैल को इस वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है, अभी यहाँ पे क्या स्थिति है बेड्स की अवेलेबिलिटी को लेकर? अभी भी कोई पेशेंट है आपके फैमिली में? पेशेंट अभी तो जितने हैं, जब थोड़े यंग ग्रुप के, जब जैसे मेरा खुद का भाई है, सगा भाई है, और एक मामा का लड़का है जो मेरे यहाँ पे ही रहता है, तो उसको हमने क्वारंटीन किया। ये दोनों मेरे घर पे रहते, यंग है, पॉजिटिव है। तो इनके लिए अभी आपने कहीं पता किया होगा, आई एम श्योर, कि हॉस्पिटल्स में अवेलेबिलिटी वगैरह के आपको क्या जवाब मिल रहा है वहाँ? सर जब इसके पहले जब और एक जो मेरे डैड के फ्रेंड थे, उनको जब उनके लिए जब मैं पूछ रहा था, तो 2-3 बार जब कॉल किया तो उन लोगों ने तो कहा कि कॉल करने के बाद कहा जो नंबर्स आते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे कोई देता है, कहीं और कोई कुछ देता है, उस वक्त पे तो उन्होंने कहा था कॉल करने के बाद उठाते हैं। और मैंने पूछा अगर ये फ़लाना हॉस्पिटल से बात कर रहे हो क्या, उन्होंने रॉन्ग नंबर बोल के सर कम्प्लीटली कट किया था कॉल। यानी ऐसे तो स्थिति है। कहीं कहीं लग जाता है तो कहते हैं, स्ट्रेट ऑफ मना कर देते हैं कि नहीं, बेड्स नहीं अवेलेबल है। हमारे यहाँ 70 पेशेंट्स है, 30 बेड्स की अवेलेबिलिटी है, हम आपको आपके पेशेंट्स को कहाँ रखेंगे? एम्बुलेंस से लेके आओ, फिर भी यही हाल है, चाहे किसी भी हिसाब में लेके आइए। तो प्रॉब्लम तो यही है सर, सेम, कि बेड्स की अवेलेबिलिटी तो इस वक्त पे भी फिर भी क्रूशल है। और सर हम लोग अभी नागपुर में हैं, नागपुर घिरा हुआ है MIDC से, इंडस्ट्रियल एरिया है, विदर्भ का तो सबसे बड़ा बेल्ट यही है। और यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोडक्शन वाली यूनिट्स भी हैं, भूषण स्टील है आई गेस वर्धा में, तो यहाँ ऑक्सीजन बनता तो है, लेकिन उसकी सप्लाई कैसी है? आप लोग जो आम लोग हैं आपके जैसे, अब वो लोग ऑक्सीजन कैसे अरेंज करें? क्योंकि इन लोगों को तो गवर्नमेंट सप्लाई से मिलता है, GMC वगैरह को। जो घर में सिलेंडर रखना चाह रहा है वो आदमी, उसके लिए अवेलेबिलिटी कैसी है? सर उसके लिए अगर आपके आसपास में, आपके मोहल्ले में कोई ना एक एम्बुलेंस वाला अगर कोई रहा, तो उनके पास में 5 लीटर्स का एक यूनिट रहता है हमेशा, तो उसके थ्रू सोर्स करते हैं। उनको कहते हैं कि अगर आपके पास में हो, अवेलेबिलिटी आए तो वो दे हमें, उस हिसाब से हम लोग सोर्स करते हैं, लगाते हैं। उसके लिए लगभग 7,500 से 8,000, 10,000 जैसा जिस हिसाब से वो मांगता है उस हिसाब से देते हैं। 10,000 पर कैन? हाँ, पर कैन, आई मीन पर 5 kg का जो वो था सिलेंडर है, उसके हिसाब से तो 7,000 to 10,000 के बीच में आता है वो। तो उस हिसाब से हम लोग सोर्स कर रहे थे उस वक्त पे, उनको सिलेंडर दिया, उनको लगाया। बाद में वो खाली होने के बाद उनको कहते हैं कि आप रिफ़िल करा के चाहिए तो आप हमसे कहिए, नहीं तो फिर सिलेंडर किसी और को ज़रूरत है, आप अपने पास स्टोर मत कीजिए, आप वापस कर दीजिए। जबकि 21 को हम लोग अहमदाबाद में थे, मैं और रूहानी, रजत भी थे उस टाइम। वहाँ पे अहमदाबाद में इतना बड़ा जो सिलेंडर होता है ऑक्सीजन का, वो 350 में रिफ़िल करके दिया जा रहा था। ये मुझे एक ग्राहक ने ही बताया था ऑक्सीजन प्लांट के बाहर। तो यहाँ 20-20, 15-15 और 20-20 हज़ार आप लोग दे रहे हैं। जी सर, ये तो हालत हर जगह पे वैसी है। आप इवन ये सारे जो नंबर्स आते हैं ना सर, यानी कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो नंबर रिलीज़ करती है, ये इनके पास में भी, यहाँ पे भी आप कॉल कीजिए सर। शायद मैं गलत हूँ, उस वक्त पे जब मैंने कॉल किया तो मुझे कोई रिस्पांस मिला नहीं, कोई और कर रहा होगा, शायद उनको रिस्पांस मिल रहा होगा, बट जितने हिसाब से मैंने जब कॉल किए तो कोई रिस्पॉन्सिव नहीं है। सिर्फ खाली मेरे को लगता है पॉलिटिकल पार्टीज जब ये सब चीज़ें नंबर्स फ्लैश करती है तो सिर्फ कागजी तौर पर कि यानी बताने के लिए कि हाँ हमने भी कुछ किया है। क्योंकि इन ऐसे जगहों पे भी मैंने नंबर्स पे जब ट्राई किया था गैस के लिए, ठीक है, आधे ज़्यादा नंबर वो कहते हैं कि O2 के लिए हम लोग दे रहे हैं, गैस के लिए दे रहे हैं, तब करते हैं कि नहीं हम लोग बेड के लिए दे रहे हैं। मैं बोला आपके पास अगर बेड की चीज़ें, अगर आपके पास बेड की अवेलेबिलिटी के बारे में पता है तो आपको शायद एटलीस्ट कुछ गैस वालों के नंबर्स भी पता होने चाहिए। अगर है तो हमें वो बताइए। तो फिर वो जनरली जो है उन लोगों का नंबर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि सर आपके हॉस्पिटल वाले जो है वो लोग अगर हमको कहेंगे तो ही हम देंगे। हॉस्पिटल वाले बोलते हैं नहीं सर उनके लिए हम लोग का जो वेंडर है ये वो नहीं है, हम लोग का जो वेंडर है उन्होंने आज दिए नहीं, हम लोग को आज आने वाले थे, हमारे वेंडर ने दिए नहीं। तो हर जगह ना सर यानी काफ़ी मेस्ड अप सिचुएशन है कि समझ भी नहीं आ रहा है। उप राजधानी नागपुर में? हाँ जी। ठीक है, देखते हैं। मतलब नागपुर के उसके जो टैग है उसके साथ उपराजधानी का उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम महाराष्ट्र के और भी ज़िलों से होते हुए यहाँ पे आए हैं। इतनी बदहाली मैं और रूहानी पहली बार देख रहे हैं। सर आप भी बात करना चाह रहे हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जयंत टेम्बुरकर। अच्छा, क्या करते हैं सर? मैं राजस्थान इंजीनियरिंग कॉलेज में काम करता हूँ। अच्छा, और यहाँ मतलब किसी को लेके आए, पेशेंट है? वाइफ एडमिट है। 10 दिन हो गए आज। क्या बताया सर उनको? उनको तो कोविड बताया है, लेकिन वो मेरे हिसाब से 2 साल पहले सेम सिम्टम्स और सेम केस उसकी हुई थी, तो उसको निमोनिया हुआ था। मैं इनको बता रहा था निमोनिया हुआ, इन्होंने कि कोई सुने नहीं। फर्स्ट डे जिस दिन उसका ये एंटीजन टेस्ट किया तो नेगेटिव बताया था।
फिर आधे घंटे के बाद बोलते पॉजिटिव हो गया, सेम सैंपल से। टेस्ट भी इन्होंने ही किया था, सब कुछ इन्होंने किया था, सेम सैंपल को आधे घंटे में पॉजिटिव कैसे हो गया, हाउ इट इज़ पॉसिबल। मैंने उनको पूछा तो बोले तुमको ज़्यादा समझता कि हमको ज़्यादा समझता। अब बेड नहीं अवेलेबल थे कहीं नागपुर में, हमको मजबूरन रखना पड़ा। एक बेड पे दो जन, एक लेडीज़, वो भी मेरी वाइफ थोड़ी बल्कि है, वो एक लेडीज़ एक जेंट्स को एक बेड पे सुला रहे, ऐसे चल रहा था। वो सो नहीं पाई रात भर, उसको मेरा बेटा और मैं उतनी बल्कि 120 केजी की, उसको हम पकड़ के ऐसे खड़े रहे रात भर। ये हाल है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी, पेशेंट को ऑक्सीजन भरपूर मिल रहा है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। नाउ शी इज़ स्टेबल, अभी उनका आज थोड़ा ठीक है। पर यहाँ पे हर प्रशासन का, अब हमको बोलते पेशेंट के पास रुको मत, हम बाहर कॉरिडोर में, हमको भी समझता कि अंदर नहीं जा सकते हम लोग, लेकिन हम लोग बाहर खड़े हैं, वहाँ से भी भगा देते। हम दिन भर खड़े रहते, ऐसे धूप में बैठे रहते हैं यहाँ पे। पेशेंट को कोई करने वाला नहीं, अंदर वो जो आदमी होता है वार्ड बॉय, और वो अब बोलते कि हमको दो कुछ, तभी हम तुम्हारे पेशेंट को हाथ लगाएंगे। इवन बेड पन्ने देने के लिए उन लोगों को पैसे देना पड़ता है, जो कि उनके मतलब ड्यूटीज़ में शामिल है। दैट इज़ देयर ड्यूटी ना। वार्ड बॉय किस लिए है? जेंट्स को बेड पान देगा, उसका कुछ साफ सुफ कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। और जो पेशेंट बिल्कुल ही नहीं चलते, उनके लिए तो वो तो उनको करना ही है ना उनको। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे, ये प्रशासन से तो मैं बिल्कुल ये हो गया। और पुलिस वाले अपनी लगाते हैं यहाँ पे, पुलिस वाले बोलते नहीं हटो, बोले तो हटो यहाँ से। हम दिन भर धूप में खड़े रह के हमारी तबीयत ख़राब हो गई, मेरे दोनों बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई। कैसा करेंगे हम, आप बताइए। अभी आप आज थोड़ा स्टेबल है तो वो बोल रहे हैं कि 2-3 दिन के बाद छुट्टी दे देंगे। 10 दिन से यहाँ कार पड़ी है, यहीं पे हम लोग सोते हैं, यहीं पे गाड़ी में सोते रात को? जी। यहाँ सोने के लिए भी कुछ नहीं है, ना कॉरिडोर साफ सुथरे है यहाँ के। और ऑक्सीजन का सर बोल रहे थे, जो ऑक्सीजन का वो कुछ जगह कर रहे हैं वैसे, लेकिन मैंने खुद सिलेंडर ख़रीदा उसी दिन जिस दिन इसको एडमिट किया, पर्सनल सिलेंडर ख़रीदा। मेरे को 10 लीटर का 150 रुपये में रिफ़िल करके मिल गया। आपको वाजिब पे मिला? मिल गया, इजीली भी मिल गया, यानी जाओ आधे घंटे में भर के दे दो, वो मुझे मिल गया। दो बार मिला मुझे वो। अभी भरा हुआ सिलेंडर घर में रखा है मेरा, तो वो ऑक्सीजन का मुझे त्रास नहीं हुआ कुछ भी। मुझे पूछने थे, जैसे आप बिल्कुल परेशान और आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ऑक्सीजन घर में रख रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ पेशेंट भी हैं, लेकिन ये जैसे ये लैक ऑफ ट्रस्ट है क्या कि हम अस्पताल में जाएंगे तो मिलेगा नहीं मिलेगा इसलिए घर पे ही रख लो, वैसी थिंकिंग है? या मतलब आप ये विचार कहाँ से आया कि हमको ऑक्सीजन रखना भी चाहिए अपने पास? नहीं, क्योंकि मुझे लास्ट टाइम जब हुआ था 2 साल पहले, तब इसको मैंने 2 महीना ऑक्सीजन पे घर पे रखा था। अच्छा, ये आपकी पेशेंट की? हाँ, पेशेंट की हिस्ट्री है, इसलिए मैंने वो स्पेयर में रखा हूँ घर पे। ठीक है सर। और जो उनको इलाज मिल रहा है उसकी क्या स्थिति है? इलाज के लिए तो मैंने उनको स्टार्टिंग से बोला कि इसको निमोनिया का ट्रीटमेंट जल्दी चालू करो, निमोनिया का ट्रीटमेंट चालू करो। आज 5वां दिन है, उन्होंने निमोनिया के ट्रीटमेंट चालू किया, और 11वां दिन है मैं यहाँ पे हूँ। यानी कितना लेट उन्होंने निमोनिया का ट्रीटमेंट चालू किया। मैं उनको हिस्ट्री बता रहा था, मेरे पास फाइल अभी भी पड़ी है पुराने डॉक्टर की, मैंने उनको हिस्ट्री भी बताया। वो बोले हमको प्राइवेट डॉक्टर से कुछ लेना देना नहीं। मैं बोला पेशेंट की हिस्ट्री तो देख लो एक बार, उसकी क्या है। नहीं बोले हम देखते से नहीं बोले। स्टार्टिंग में तो 6 दिन तो उसके ऐसे ही कील किए इन्होंने। मतलब उन्होंने जैसे आपकी बात पे ध्यान देना नहीं देना फिर भी समझ में आता है, डॉक्टर्स अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर क्या उन्होंने वो केस हिस्ट्री की वो फाइल लेके आपसे एक बार पन्ने पलट के देखे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं देखा उन्होंने। पुराना देखना ही नहीं चाहते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं। तो फाइल का हाथ तक कहने लगा, लाओ ही मत बोले हमारे पास फाइल। तो ये बातचीत भी आपको एक आइडिया दे रही है कि नागपुर में मतलब जिसके पास में, फिर से हम रिपीट कर देते हैं इस फैक्ट को, महाराष्ट्र की जो कि देश के नंबर 1-2, अगर जब आप इंडस्ट्रियलाइज्ड और रिच स्टेट्स की बात करते हैं तो नंबर 1 नंबर 2 रहता है महाराष्ट्र। उसकी उप राजधानी नागपुर के सबसे बड़े अस्पताल में हम यही देख रहे हैं कि आपके पास में पैसा हो या ना हो, आप फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका पेशेंट अंदर एडमिट है तो आपकी रातें इस तरह सड़क पर ये सोचते हुए बीतती हैं कि आपके पेशेंट के साथ अंदर क्या हो रहा है। जिनके पास कुछ नहीं वो फुटपाथ पे सो रहे हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं भी वो गाड़ियां लाके फुटपाथ के बाजू में पार्क करके सो रहे हैं। रूहानी के साथ नागपुर से मैं हूं निखिल, देखते रहिए दी रत्न तक।